नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं हूं जेनिफर, आपके साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज के इस सेगमेंट में हम खास लेकर आए हैं जिसमें आप सभी किसान भाई को हम बताएंगे कि मुर्गी पालन का व्यावसायिक प्रबंधन कैसे करें और साथ ही मसूर दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। किसानों को अब मिलेगा किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र। ड्रोन के जरिए होगी खेतों में खाद एवं कीटनाशक का छिड़काव। मिनी कटर मशीन खेतों में छोटे से छोटे जगहों पर भी आसानी से पहुंचने में है सक्षम। कृषि यंत्रों का उपयोग छोटे से छोटे किसान भी आसानी से कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। अब कम पूंजी वाले किसान भी कृषि यंत्रों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि अब आधुनिक कृषि यंत्र छोटे से छोटे किसानों को भी आसानी से उपलब्ध हो सके। दरअसल इस योजना के तहत किसान को कृषि यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ उन्हें कस्टम हायरिंग केंद्र पर जितने समय के लिए कृषि यंत्र चाहिए उतने समय के लिए उन्हें किराए पर मिलेंगे। सिर्फ उन्हें टोल फ्री कॉल सेंटर या मोबाइल ऐप पर एडवांस बुकिंग करानी होगी। इसके बाद वह यंत्र केंद्र की ओर से किसानों के पास भेज दी जाएगी। यंत्र का उपयोग करने के बाद किसान भाई उतने ही समय के लिए किराए का भुगतान भी करेंगे जितने समय के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है। इसके अलावा यह योजना बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वह अपना केंद्र खोलकर रोजगार शुरू कर सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से मछली पालन योजना बिहार की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ राज्य के मछली पालक और मछुआरों को दिया जाएगा। योजना के जरिए मछली पालन के लिए ऋण राशि कम ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मछली पालन के तहत दिए गए ऋण पर लाभार्थी को अनुदान राशि का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। ऐसे मछली पालक जो गरीब वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है, ऐसे लोगों को योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके। योजना का लाभ लेने के लिए मछली पालक fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कृषि कार्य को बेहतर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पहले यह चिन्हित किया जाएगा कि खेत में लगे फसल की उपज कहाँ कमजोर है और किस इलाके में कीड़ा लगा है। इसके बाद उसी हिसाब से ड्रोन के जरिए खेतों में खड़ी फसल का उपज बढ़ाने के लिए उस पर खाद और कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। इस तकनीक का ट्रायल अभी फिलहाल पटना में चल रहा है। इसके बाद इसे अन्य जिलों में भी ट्रायल के तौर पर किया जाएगा। अगर इस तकनीक का परीक्षण सफल हुआ तो आने वाले समय में किसानों के लिए यह बेहद ही कारगर साबित होगा। फलीदार सब्जियों में बोड़ो का एक प्रमुख स्थान है, जो हमारे देश में उगाई जाती है। इसे गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाया जाता है। बोड़ो ज़्यादातर हमारे यहाँ सब्जी के तौर पर उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए इसके उन्नत किस्मों का चयन ज़रूरी है। पूसा फाल्गुनी, पूसा ब्रह्मांसी, पूसा कोमल, स्वर्ण हरित, स्वर्ण सुफल इसकी उन्नत किस्में हैं, जिससे किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
मिनी कटर मशीन किसान भाइयों के लिए बेहद ही उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से किसान खेतों में मेड़ के बीच में से खरपतवार को निकालने के अलावा बागवानी से जुड़े कई कार्य आसानी से कर सकते हैं। सफलता की आज की कड़ी में मिलते हैं बिहटा के कंचनपुर गांव के सफल किसान सुधांशु सिंह से, जिन्हें सरकार द्वारा किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जिस तरह सोना तपने के बाद निखरता है, ठीक वैसे ही सुधांशु की प्रतिभा भी खेतों में खून पसीना बहाने के बाद निखर कर सामने आई है। बेहद साधारण दिखने वाले 72 वर्षीय सुधांशु तकरीबन 40 बीघा में पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं। सुधांशु को गांव के लोग कृषक डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सुधांशु मिट्टी की गुणवत्ता एवं बीज की क्वालिटी देखकर ही उसके उपज का आकलन कर लेते हैं। और मैं लगभग 30 वर्ष पहले शुरुआत किया और उस वक्त से कृषि के विभिन्न संस्थान, चाहे आप कृषि विभाग कहें, कृषि विज्ञान केंद्र कहें, कृषि विश्वविद्यालय कहें, ICAR कहें, एवं अन्य जो उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, कहीं से भी कोई सेमिनार, कोई कार्यक्रम में हमने भाग लेना शुरू किया और सब जगह से जानकारी इकट्ठा करके अपनी खेती की ओर उसको लगाना शुरू किया। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक मंडी में और जानते हैं अनाजों का ताजा भाव। अरहर दाल 9,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 9,000 से 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल 8,500 से 12,500 रुपए प्रति क्विंटल और चना 8,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, साथ ही 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाई अभी पूसा प्रगति प्रभेद से अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीज दर 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। पशुपालक किसान भाई अपने पशुओं को कृमि रोधक दवाएं अवश्य खिलाएं। यदि फलों और सब्जियों में सफेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो आसमान साफ होने पर इमीडिया क्लोप्रिंट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य करें। अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना,
अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कल। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हर कोई व्यवसाय से मुनाफा कमाना चाहता है। मुर्गी पालन, जिसे पोल्ट्री फार्म भी कहा जाता है, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो अपने आप में सदाबहार है। बाजार में उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई क्षेत्र के लोग इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं। यदि आप भी मुर्गी पालन में रुचि रखते हैं या फिर इस व्यवसाय से पहले ही जुड़े हुए हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए खास है। मुर्गी पालन का व्यावसायिक प्रबंधन कैसे करें, आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर रवि रंजन कुमार सिन्हा से। किसान भाइयों नमस्कार। आज के हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यह रहेगी कि जो हमारा कल तक खाने पीने का एकमात्र जरिया था, या सिर्फ खाने पीने का जरिया था, वो एक बेहतर व्यवसाय हो सकता है, वो एक बेहतर रोजी रोटी का साधन हो सकता है। और ख़ासकर हमारे बिहार में, बिहार निश्चित रूप से एक संपूर्ण स्रोत का राज्य माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, स्रोत की कमी नहीं है। हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, उस तरह का इन्वायरमेंट है, उस तरह की जलवायु है कि हम कृषि के अलावे और भी कई क्षेत्र में कई उपलब्धियों को पा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर रवि रंजन कुमार सिन्हा, जो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में कनीय वैज्ञानिक के पद पे हैं। सर, हमारा सवाल ये होगा सबसे पहले तो कि मुर्गी पर हम जानना चाहेंगे सर कि मुर्गी पालन के फ़ायदे क्या हैं, खास करके बिहार ऐसे प्रदेश में जहाँ की आज तक लोगों में पूर्ण जागरूकता नहीं आ पाई है मुर्गी पालन के प्रति। सबसे पहले मैं किसान भाइयों का स्वागत करूंगा, और ये एक मैसेज समझिए कि आप ऐसा कोई भी घर नहीं देखते होंगे कि आपके थाली में कोई एक नॉनवेज प्रोडक्ट, यूँ कहें या तो अंडा हो या दूध हो या मांस मछली हो, आपके थाली में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता किन्हीं घर में कोई एक आइटम ना मिलता हो। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि आप जो सबसे ईजिली अवेलेबल आपके घर में हो सकता है, आप अपने बच्चे के जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, जो प्रोटीन गैप है, वो पूरा करने का अगर कोई साधन हो सकता है तो सबसे ईजिली अवेलेबल वो आप मुर्गी पालन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। ये साथ साथ आपके घर की ज़रूरतों को तो पूरा करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज़गार का ही बहुत अच्छा माध्यम है। चूँकि बर्ड छोटा होता है तो आपकी घर की महिलाएं भी इसको कर सकती हैं, आपके बच्चे भी इसको देख सकते हैं, और इसमें कुछ है नहीं। अगर आप बेहतर मैनेजमेंट इन द सेंस, मतलब कहने का मतलब है एक जो मैनेजमेंट, जैसे एक आम जीवन, जैसे हमारा अगर कोई जीवन है तो उसमें मैं क्या सोचता हूँ, रोटी कपड़े मकान की हमें आवश्यकता है, जो कि बेसिक राइट है, बेसिक नीड भी है। तो पोल्ट्री में भी यही है, अगर एक उचित उनको आप स्थान दें रहने के लिए, स्वच्छ इन्वायरमेंट, प्रॉपर स्पेस दें, और जो आपके यहाँ खाना आता है वो दें, उसके साथ कुछ अगर सप्लीमेंट दें, जैसा कि आप अभी इतना बढ़िया सरकार प्रोग्राम चलाती है, पोल्ट्री एक्सपो ये सब हो रहा है, तो आप उससे भी कुछ सीख रहे होंगे। यहाँ जो वैज्ञानिक आ रहे हैं कुछ अपना बता रहे हैं कैसे करें, कैसे बेहतर प्रबंधन करें। अगर इससे कुछ आप लें तो आप बहुत बेहतर ढंग से अपने घर पे ही, अपने सीमित रिसोर्स में ही बहुत अच्छा प्रबंधन करके आप उससे एक आय का भी साधन बना सकते हैं। सर, प्रोटीन का जो जरिया जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रदेश में या हमारे यहाँ जो भी बड़े लोग तो प्रोटीन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पनीर से ले लेते हैं, मशरूम से ले लेते हैं, और भी कई साधन है प्रोटीन का, लेकिन गरीबों का तो लगभग प्रोटीन का जो जरिया है वो इसी से मिलता है। तो इसको
जो लघु किसान है सर, हमारे यहाँ सीमांत किसान है, उनके लिए इन योजनाओं में जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, उसमें अनुदान किस प्रकार दिया जाता है? ये तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो चलते हैं, वो बहुत तरह का इनपुट देते हैं। आपको बर्ड खरीदने के लिए भी मिलता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिया जाता है। अभी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम मुर्गी राहत योजना चल रहा है, जो आप जब जाएंगे वेबसाइट खोलेंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग बहुत अवेयर हैं कि आप वेबसाइट विजिट करते होंगे, लेकिन जो उत्सुक हैं या यूँ कहें एंटरप्रेन्योर हैं, अभी आप देख रहे हैं रोज़गार के तरह तरह साधन उपलब्ध हैं। कोई मुर्गी सप्लाई करके रोज़गार कर रहा है। अभी यूँ बताएं कि आप देख लीजिए, अंडा का इतना अच्छा व्यवसाय हो सकता है, अंडे बहुत तरह का साइज़ में मिलता है। मतलब यूँ कहें कि बहुत अच्छा स्कोप आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। और भी देखिएगा क्या है और क्या स्कोप है। आप देखिए, कई लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एग है। अभी एक नया कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का, जो कि ऑर्गेनिक मिल्क है, ऑर्गेनिक एग। ऑर्गेनिक एग है क्या? अब अगर फीड में जो भी पोल्ट्री को खिला रहे हैं, अगर उस फीड में कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल या कोई भी किसी तरह का केमिकल उनके खाने में, उनके ट्रीटमेंट में अगर यूज ना करते हों और साथ ही साथ यूज ना करते हैं, ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक। अगर मान लिया आप ओमेगा 3 एनरिच्ड, आजकल हार्ट फ्रेंडली लोग एग्स खोज रहे हैं, हार्ट फ्रेंडली कुछ खोज रहे हैं, तो अगर मान लिया आप तीसी खिलाए कुछ इस तरह का जिसमें कि ओमेगा 3 रिच कुछ मटेरियल हो, तो उससे क्या होगा कि वो एग भी जो खाएगा वो आएगा, तो क्या है कि एग भी कुछ एनरिच्ड हो जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट चल रहा है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, जैसे एग से बेहतर कोई है नहीं एनर्जी का साधन, और उसकी सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू है। अगर एग बच्चा खाता है, सोचिए कि एग धरती पे बोला जाता है कि 3 ही कंप्लीट फूड है। पहला है मिल्क। सोचिए मिल्क इसलिए कंप्लीट है कि आप देखिए, आप जब प्रचार देखते होंगे तो उसमें क्या आता है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चों के लिए वरदान है। ये साथ ही एक साथ उसके साथ एक क्लेम आता है कि 6 महीना तक माँ के दूध के अलावा कोई भी पानी का भी यूज ना करें। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा बढ़ रहा है बिना कोई एक्स्ट्रा सोर्स के, मतलब जो मिल्क है वो पूरा कंप्लीट फूड है। अगर आप इसको खिलाएंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ खिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन साथ ही एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चों के लिए तो हम बोल रहे हैं, फिर हमारे लिए क्यों नहीं? तो ये है कि उसमें जो न्यूट्रिशन है, अगर हमारे शरीर के लिए होगा तो बहुत ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा सोर्स खोजते हैं। दूसरा जो कंप्लीट फूड है वो एग। वो एग इसलिए सोचिए, बिना कोई इन्वॉल्वमेंट के, बिना कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के एक अंडे से एक पूरा चूजा बाहर आता है। मतलब पूरा लाइफ बनाने का सिस्टम उसमें मौजूद है। सोचिए आप अपने बच्चे को देंगे तो उनका न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट कितना होगा। ये इसलिए ये भी एक कंप्लीट फूड माना गया है, और ये यूँ कहें इसका हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू है किसी भी फूड में। और तीसरा जो कंप्लीट फूड है वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर वो इसीलिए कि उसका भी देखिए कोई भी कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं, और एक नया प्लांट वो जनरेट ले लेता है, तो उसमें भी ये 3 चीज़ कंप्लीट फूड है। लेकिन मिल्क और एग को हम इससे बेहतर मानते हैं, क्योंकि ये प्लांट ऑरिजिन का नहीं है, ये एनिमल ऑरिजिन का है। ये हमारे बॉडी के लिए, आपके बच्चे के बॉडी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम ये एग और मिल्क का यूज हमेशा बोलते हैं कि आप लोग करिए, अपने भोजन में भी करें, अपने बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कोई भी डिफिशिएंसी हो उसको पूरा करने के लिए करें। और ये कुछ नहीं, बस एनर्जी ही है किसी भी फूड में। ओके, थैंक यू। किसान भाइयों, देखा आपने हमारे विशेषज्ञ ने किस तरह से बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, मतलब इनका कहना है कि जो हम 8 बीघे से नहीं कमा सकते हैं वो 800 वर्ग फीट उससे ज़्यादा हमें दे सकती है, बशर्ते हम जागरूक हों टीकाकरण के प्रति और उसके खान पान के प्रति। निश्चित रूप से ये बेहतर रोजगार हो सकता है। फिर हम मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। उम्मीद है हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। दलहन फसलों में मसूर दाल एक खाद्य फसल है। बाजारों में इसकी मांग भी ज्यादा है। मसूर की खेती के लिए पर्याप्त जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भूमि का चयन कैसे करें, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा से। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मसूर की खेती के बारे में। मसूर की खेती को कैसे लाभदायक कृषि कार्य के रूप में अपना सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्णिया कृषि महाविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मसूर की खेती करने के समय वे कौन कौन सी प्रजाति की खेती अपने बिहार में कर सकते हैं और उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे। जी किसान भाई,
मसूर एक बहुत ही पौष्टिक फसल है, खास करके दलहन के रूप में। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक पोषक दलहनी फसल है। तो किसान भाई, आप इसकी खेती करने के लिए आप जो उन्नत प्रजाति है उसमें से चुन सकते हैं PL 406, IPL 406, नरेंद्र मसूर 1 और अरुण, मल्लिका, और इसके लिए जो है उन्नत प्रभेद है। ये सब आदि जो है उन्नत प्रभेद है। इसमें से जो सा प्रभेद आपको मिल जाए इसकी खेती आप कर सकते हैं। और किसान भाई, ध्यान रखा जाएगा कि मसूर के फसल को बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार करने के लिए किसान भाई ध्यान रखेंगे कि दवाई जो है वो कैप्टान या थीरम, या नहीं मिले कैप्टान थीरम तो कार्बेंडाजिम नामक दवाई 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेंगे 24 से 36 घंटा पहले। इसके बाद किसान भाई, यदि राइजोबियम कल्चर उपलब्ध हो जाए मसूर के लिए तो 10% गुड़ घोल बना के राइजोबियम कल्चर से यदि मसूर का कर देते हैं बीज उपचार 10 से 12 घंटा पहले बुआई के, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन 20-25% बढ़ जाए। तो किसान भाई, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों उपचार करेंगे। पहले तो फफूंदनाशी से बचने के लिए फफूंदनाशी का उपयोग करेंगे उपचार में, फिर बाद में बायो फर्टिलाइजर, जिसको राइजोबियम कल्चर कहते हैं, उचित राइजोबियम कल्चर जो मसूर के लिए उपयुक्त होता है उसका। इसके बाद किसान भाई, मसूर के खेत में क्या होता है, जब पौधा छोटा छोटा रहता है तो उसके मरने की बहुत ज़्यादा ये बनती है, क्योंकि जिस खेत में बार बार हम मसूर लेते हैं तो फ्यूजेरियम नामक फफूंद मिट्टी में स्थापित हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर, 25 से 30 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट 50 किलोग्राम में मिला के और बुआई के पूर्व यदि 1 हेक्टेयर खेत में छींट के और तब हम बुआई कर देते हैं तो निश्चित रूप से मरने की संभावना कम होती है। तो इस तरह से किसान भाई बार बार यदि मिट्टी का उपचार कर लें और बीज का उपचार कर लें तो मसूर के पौधे मरेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है। और मसूर का बुआई का सबसे अच्छा समय है किसान भाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर लें। और बुआई से पहले किसान भाई अमूमन वैसे खेतों में हम लोग हमारे किसान भाई करते हैं कि जहाँ पे पानी लगा होता है बरसात में, तो जहाँ पानी लगा हुआ खेत है वहाँ पे मसूर करेंगे तो वहाँ पे इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको 100 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले मिट्टी में मिला दें और इसके बाद इसका बुआई करें। तो किसान भाई बुआई कर दें। इसके बाद बुआई करने के बाद किसान भाई देखें कि खेत में यदि खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा होता है, अकटी जो घास है ये मसूर के खेत में अमूमन ज़्यादा होता है, तो इससे बचाव के लिए किसान भाई क्या करेंगे कि बुआई के 2 दिन के भीतर एक दवा है पेंडिमिथिलिन। इस पेंडिमिथिलिन दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव कर देंगे खरपतवार के उगाव से पहले, यानी बुआई के जस्ट कल होके सुबह में, तो इससे खरपतवार का उगाव कम होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बीज के चयन और उसके खेती की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी दी, क्योंकि किसी भी फसल के लिए सबसे ज़रूरी होता है पोषक प्रबंधन। तो कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग मसूर में किया जाए, उनका पोषक प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल सके, उत्पादन हो सके। जी किसान भाई, हमारे मसूर के खेत में हम लोग जिस खेत में पहले फसल लगा हुआ हो तो उसमें थोड़ा सा पोटास भी डालने की ज़रूरत है, और जिस खेत में बरसात में पानी लगा हो तो उसमें केवल 100 किलोग्राम DAP दे देंगे तो काम चल जाएगा। और नहीं तो फिर जिस खेत में कुछ फसल लगा है तो उसमें थोड़ा पोटास की मात्रा भी 25-30 किलोग्राम पोटास की मात्रा भी देनी पड़ेगी। और यदि जिंक की कमी हो तो जिंक सल्फेट भी देना है, वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट का भी बुआई कर के पहले मिट्टी में मिला दें और उसके बाद उसका करें। और किसान भाई एक बात का और ध्यान रखेंगे मसूर के खेती में, जब हमारा मसूर का फसल 35 से 45 दिन का हो जाए तो मल्टीप्लेक्स सूक्ष्म पोषक तत्व तरल का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर 600 लीटर पानी में घोल के पर्णीय छिड़काव कर देते हैं तो हमारा मसूर का उत्पादन 20-25% बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि उर्वरक के बारे में आपने बताया, बीजों के चयन के बारे में बताया,
मसूर में कौन कौन से कीट और बीमारी का प्रकोप हो सकता है और उसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? जी, किसान भाई देखेंगे कि मसूर में अमूमन सबसे खतरनाक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमफिलियम झुलसा, कहीं कहीं उसको रस्ट भी बोलते हैं। तो ये स्टेमफिलियम झुलसा से बचाव के लिए बीज जनित रोग है। तो बीज जनित रोग से बचाव के लिए हमको बीज उपचार कर लेंगे, और यदि बीज उपचार कर लिए फिर भी रोग आ गया खेत में, तो किसान भाई एक दवा है जो मैंकोजेब, जिसका नाम सभी किसान भाई जानते हैं, और 62% मैंकोजेब और 8% मेटालैक्जिल नामक एक दवा आता है, मिक्सर बाजार में कई नाम से आता है। ये दोनों को याद रखा जाएगा। 62% मैंकोजेब और 8% उसमें रहता है मेटालैक्जिल, और इस दवा का एक बार छिड़काव कर देंगे तो इसका असर करीब करीब 1 महीने तक रहता है, 30 दिन तक। तो 1 से 1.25 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में घोल के और इसका छिड़काव कर दें। कब? जब 25 दिसंबर के आसपास यदि बदली हो जाए और दिन और रात गर्मा जाए, उमस टाइप का हो जाए जाड़े के दिनों में 25 दिसंबर के आसपास, तो निश्चित रूप से किसान भाई आप जो है इस दवा का छिड़काव कर दें, जिससे हमारा मसूर में लगने वाले झुलसा का प्रकोप कम जाएगा और हमारा फसल अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, देखा आपने मसूर की उन्नत खेती के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में किसान भाइयों आपके लिए बस इतना ही। अगली बार रोचक जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।